जय मेवाड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मित्रों एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। लंबे टाइम से क्लासेज में कोई समस्या आ रही थी तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा ये क्लासें अब रेगुलर चलेगी। और साथ ही थर्ड ग्रेड का भी कोर्स साथ में चल रहा है और साथ में चतुर्थ श्रेणी के लिए हिंदी अपन ने शुरू कर दी है जो हाईकोर्ट से आई है, यानी हाईकोर्ट की वैकेंसी है। उसके लिए आशा करता हूँ कि मैं कोशिश भी करूंगा और आशा भी कर रहा हूँ कि एक तो आप भी रहेंगे साथ में, और साथ ही मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मित्रों जो हाईकोर्ट का जो कोर्स आ रहा है यानी चतुर्थ श्रेणी वाला, उसे हम 1 से 1.5 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को अपन शुरू कर देते हैं और खत्म उसको जल्दी से जल्दी कर देंगे। और थर्ड ग्रेड का वैसे कोर्स लंबा चौड़ा है लेकिन साथ साथ में चलता रहेगा। तो आइए मित्रों, आज अपन चैप्टर पे आते हैं। और साथ पहला चैप्टर जैसा कि शब्द विचार, इससे पहले वर्ण विचार हमने पढ़ लिया, वो थर्ड ग्रेड में भी काम में आएगा, इसमें भी आ सकता है। कारण ये है कि उसमें हिंदी लिख रखा है यानी चतुर्थ श्रेणी वाले में, तो अपन कह नहीं सकते, लेकिन एक हमारा अनुमान है कि वर्ण विचार हमने पढ़ा है तो आप उसको भी कंटिन्यू करते रहे, पुरानी क्लास भी देखें। शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। शब्द विचार का भाग 1 है। शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं, सर्वप्रथम ध्यान रखें पर शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किससे बनेंगे, वर्णों से बनेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्ण के बारे में। तो वर्ण यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं यानी या अपन कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि मौखिक भाषा में जिसे हम ध्वनि कहते हैं, ठीक लिखित भाषा में उसे हम वर्ण कहते हैं। अब क्या होगा, शब्द। शब्द किसे कहेंगे, तो वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक समूह को ध्यान रखना है। वर्ण तो मिल रहे हैं लेकिन वो वर्ण अपना अर्थ भी देने चाहिए, ऐसे वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं हम। वर्णों के शब्द किसे कहते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को समूह या मेल को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। कैसे मैं समझाता हूं आपको। क ये वर्ण है हमारा, ब लिख के दोनों को मिला लिया। कब कब जैसे ही आएगा तो इसका मतलब होता है ये समय सूचक वर्ण शब्द आ रहा है, समय सूचक है। अब यदि यहाँ पे कुछ और भी अटपटा ले लेते जिसका अर्थ नहीं निकलता, 2 वर्ण मिला लेते या 3 वर्ण मिला लेते, जैसे मैंने लिख दिया क, न और ब लिख दिया। अब इस कन्नड को जोड़ दो, इसका कोई तात्पर्य या अर्थ नहीं है, इसलिए ये आप शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि वर्णों का मेल तो हो रहा है, लेकिन वर्णों का मेल के साथ साथ वर्णों का जो मेल हो रहा है उन वर्णों का अर्थ भी होना चाहिए। अदरवाइज जो शब्द का अर्थ नहीं है तो वर्णों का मेल तो हो रहा है परंतु वह शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने इस परिभाषा के अंदर लिखा है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ लिखा वर्णों के सार्थक समूह या मेल को क्या कहते हैं, अपन शब्द कहते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दों के पहले प्रकार के बारे में लिख लेते हैं। शब्दों का प्रकार क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। क्या लिखेंगे हम, रचना के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर। एक तो होगा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अपन लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। मित्रों क्या लिखेंगे, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तीसरा लिखेंगे अपन उद्गम के आधार पर। क्या लिखेंगे, उद्गम के, उद्गम या उत्पत्ति। क्या लिखेंगे, उद्गम या उत्पत्ति। और चौथा जो लिखेंगे अपन अर्थ के आधार पर। क्या लिखेंगे, अर्थ के आधार पर। जगह नहीं है तो यहां लिख लेते हैं अर्थ के आधार पर। मित्रों अर्थ के आधार पर। अब मित्रों ध्यान ये देना है, यहां पे शब्दों के प्रकार, यहां लिखना रह गया शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार। अब मित्रों यहां हमने लिखा है वर्णों के सार्थक समूह या मेल को शब्द कहते हैं। अब यहां क्या लिख रखा है, हमने लिखा शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार कितने होंगे, शब्दों के 4 प्रकार होंगे। एक तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर होगा, दूसरा प्रयोग के आधार पर होगा, तीसरा उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर होगा और चौथा अर्थ के आधार पर होगा।
ये व्युत्पत्ति यहाँ पे विस्तार से भी पढ़ेंगे, परंतु एक बार यहाँ एक साथ लिख देते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर मित्रों 4 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। ये चीजें हमें विशेष ध्यान रखनी है। प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए 4 होते हैं। क्या प्रश्न पूछेगा, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, हमें पता होना चाहिए 3 होते हैं। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से, ऐसे भी पूछ सकता है, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये 3 इसका नंबर है, ये 2 इसके प्रकार में है ना, इस चीज को ध्यान रखें। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहला लिख लेते हैं अपन, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक होगा रूढ़, तो होगा यौगिक, और एक होगा योगरूढ़ शब्द। क्या होगा मित्रों, योगरूढ़। अब मित्रों देखिए नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट में प्रयोग के आधार पर कौन होंगे, विकारी और अविकारी। विस्तार से भी पढ़ेंगे, परंतु एक बार एक साथ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, और चौथा हो जाएगा विदेशज। नेक्स्ट मित्रों, या विदेशज, ठीक है। नेक्स्ट प्रयोग के आधार पर जो हो जाएंगे हमारे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और विलोम शब्द, ये मित्रों आपको ध्यान रखना है। ये पर्यायवाची में एक और होगा समानार्थी, कई बार ये लिखा हुआ भी मिल जाता है। अब प्रश्न यहीं से निकल के कई बार आ जाता है इजी गोइंग, और हम उसको कर नहीं पाते हैं। कारण ये होता है कि यहाँ पे प्रकार बताए पूछे गए होते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, जो आपके सामने है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी हो जाएंगे। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर मित्रों 4 हो जाएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द और विदेशज शब्द। और नेक्स्ट वाला हो जाएगा अर्थ के आधार पर मित्रों 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, जो आपके सामने, एकार्थी, अनेकार्थी, और साथ में पर्यायवाची और विलोम शब्द। पर्यायवाची में समानार्थी शब्द भी यही होंगे। मित्रों एक बार इतने का आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन इससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहूंगा। मेरे पास बोर्ड की ये साइज छोटी है, इस वजह से मैंने इस वाले भाग को यहाँ लिखा है। आप इस तरीके से लिखेंगे, इससे क्या होगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी मित्रों। जैसे ये 4 भाग बनाएंगे, पहले भाग में ये लिखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरे भाग में प्रयोग के आधार पर, तीसरे में उद्गम, और चौथे में लिखेंगे आप अर्थ के आधार पर। और फिर उन चारों के नीचे भाग लिखेंगे, और यहां लिखेंगे शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, इससे क्या होगा मित्रों, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे फिर आपको ध्यान में आएगा, ये वाले भाग को पहले पढ़ जा रहा है, सेकंड वाले भाग को इस तरीके से पढ़ा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम अब विस्तार से पढ़ते हैं एक एक चीज को। सर्वप्रथम इस भाग को हटा के इन भागों को विस्तार से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर यहां अपन ने जो अर्थ के आधार पर हटाया था उनको पढ़ लेते हैं। तो मित्रों सर्वप्रथम अपन बात करते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। हम लिखेंगे यहां पे एक एक शब्द को, रूढ़, फिर यौगिक, और फिर योगरूढ़ के बारे में पढ़ेंगे। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला क्या होगा, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में क्या होगा मैं आपको बता दूं, वे शब्द जो अपने विशिष्ट
अर्थ, या फिर अपन लिख सकते हैं वे शब्द जो विशिष्ट अर्थ देते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं आता है। तो अपन लिख लेते हैं, छोटा लिख लेते हैं, टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं आता है। वे शब्द जिनका टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं आता है। वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर अपना कोई अर्थ नहीं आता, कोई अर्थ नहीं आता। कैसे, आप सुनिए। जैसे मैंने लिखा स्त्री, मैंने लिखा पुरुष, मैंने लिखा कलम। इनका अगर टुकड़े कर दें, ये अब देखो यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहां पू रू और इसका मान लो ये कर दो, कोई अर्थ नहीं आएगा। यानी कि रूढ़ शब्द क्या होगा, अपना एक विशिष्ट अर्थ होगा, जिनके टुकड़े करने पर किसी भी प्रकार का टुकड़ों का अपना कोई अर्थ नहीं आएगा, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे भाग पे आ जाते हैं मित्रों हम, यौगिक शब्द। दूसरा भाग आ जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में मित्रों क्या हो जाएगा, ये वे शब्द होते हैं या वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। दो शब्दों के मेल से बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। दो शब्दों के मेल जैसे कैसे अपन समझते हैं आगे, पहले समझ लीजिए यौगिक शब्द क्या होंगे, दो या दो से अधिक लिखना पड़ेगा, दो या दो से, या दो या दो से लिख देते, वापस हटा देते परिभाषा को। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएगा वो समझा देते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, हमारी संधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, संधि, समास, उपसर्ग, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो शब्द होंगे, ये जो इनसे बने हुए जो शब्द होंगे वो यौगिक शब्द होंगे। अब यहां पे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कैसे बनेंगे, संधि में जैसे अपन करते हैं विद्यालय, तो इसमें संधि होती है विद्याधन आलय, दो शब्दों का अपना अपना अलग हो रहा है, विद्या और आलय। उसके बाद समास में जैसे कि अपन बहुत सारे समास लेंगे, लेकिन बहुब्रीहि समास जिसका तीसरा अर्थ होता है वो इसके अंदर नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे, जैसे आजीवन, जीवन तक, पूरे जीवन तक, इस तरीके से। उपसर्ग में जैसे अपन लगा देते हैं मान सम्मान में, जैसे अपमान, इस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें जैसे कटाई, कटाई, कट और आई अलग प्रत्यय लग जाएगा। इस तरीके से जो शब्द होंगे यौगिक शब्द वे शब्द होंगे जो क्या होगा, दो शब्दों के मेल से बनेंगे। उसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, दो या दो से अधिक होगा, और आ कौन कौन से सकते हैं, संधि आ सकता है, समास आ सकता है, उपसर्ग से बने हुए आ सकते हैं, लेकिन समास में ध्यान रखना है बहुब्रीहि समास नहीं आएगा, और प्रत्यय आ सकता है, यानी प्रत्यय से बना हुआ। अब विस्तार से पढ़ेंगे अपन, लेकिन समझा देता हूं। उपसर्ग में क्या होगा, आगे अर्थ आगे लगकर मूल शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगेगा या कोई शब्द लगेगा छोटा, वो पूरे अर्थ को बदल देगा, और इसमें क्या होगा, पीछे की तरफ लग के अर्थ को बदल देगा। इसलिए इसमें आई लग रहा है, इसमें अप लग रहा है, और यहाँ विद्याधनालय हो जाएगा, आजीवन में जीवन पर्यंत हो जाएगा। इस तरीके से दो शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यहां तक एक बार आप ले लीजिए, फिर अपन योगरूढ़ शब्द पढ़ते हैं।
तो मित्रों यहां तक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, इस भाग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं ताकि ये वाला भाग आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट में आइए योग रूढ़ शब्द पढ़ते हैं, तीसरा भाग इसमें है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। योग रूढ़ शब्द ये क्या होगा, ये दो शब्दों से मिलकर तो बनेगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनेगा, परंतु क्या होगा, अपने मूल अर्थ को छोड़कर कोई विशिष्ट अर्थ प्रकट कर लेगा। तो ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से बनते हैं, जो या तो लिख सकते हैं दो शब्दों के योग से बनते हैं, या लिख सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने, परंतु अपने मूल अर्थ को छोड़कर कोई विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। अब मित्रों ध्यान रखना है, यहां पे क्या होगा, ये बनेंगे तो दो या दो से अधिक शब्दों से ये भी बनेंगे, परंतु ये अपने मूल अर्थ को छोड़ देंगे और कोई तीसरा अर्थ प्रदान कर देंगे। कैसे, तो देखिए लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, भगवान गणेश जी। महादेव, देवों के देव महादेव यानी भगवान शंकर। इस तरीके से जैसे कि अपन कह सकते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे छोटे बड़े बहुत उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में यानी कि मां सरस्वती। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण है, अपन लिख देते हैं लंबोदर, लंबोदर, महादेव। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। पीतांबर, यानी अपन लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान रखना है बहुव्रीहि समास के उदाहरण। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा जो आ रहा है प्रयोग के आधार पर, क्या आ रहा है, प्रयोग के आधार पर। दूसरा जो प्रकार है प्रयोग के आधार पर, मित्रों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर, ये पूरा हटा देता हूं मैं, थोड़ा सा लिखने में सही रहेगा और दिखेगा भी सही। प्रयोग के आधार पर, के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, शब्दों के दो भेद होते हैं। मित्रों ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बन जाते हैं छोटे बड़े, कई बार बन जाते हैं और हम लोग छोटी छोटी गलती करके छोड़ के आ जाते हैं, बाकी तो हो जाता है। तो प्रयोग के आधार पर मित्रों दो प्रकार होते हैं, और पहला होता है विकारी और दूसरा हो जाएगा अविकारी। कौन सा हो जाएगा, अविकारी। तो पहला बता देते हैं आपको, वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन काल पुरुष, पुरुष काल में ही क्रिया लिख सकते हैं अपन, क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। आपको परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, उदाहरण पूछेंगे, शब्द कहलाते हैं। इनको विस्तार से भी पढ़ेंगे, विकारी कौन से है, अविकारी कौन से है, और यहां पे कौन से हो जाएंगे। एक बार इसको लिख लेते हैं उदाहरण के लिए। संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब कैसे मैं समझा देता हूं। संज्ञा के आधार पर, जैसे राम खाता है, सीता खाती है, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। वचन, मैं खाता हूं, वे खाते हैं, वचन के आधार पर चेंज हो गया। इस तरीके से विशेषण में भी चेंज हो जाएगा, क्रिया में भी हो जाएगा, सर्वनाम में भी हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसको आपको विस्तार से बाद में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी हम इसके बाद ये चीज शुरू करने जा रहे हैं, संज्ञा। तो ये विकारी के अंदर ही आएगा, इसलिए हम एक एक भाग पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे विस्तार से। दूसरा जाएगा अविकारी शब्द। क्या जाएगा? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या होगा? वे शब्द जिन पर लिंग वचन, काल, पुरुष या क्रिया का कोई, या क्रिया के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें परिवर्तन हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, अविकारी में परिवर्तन होता है, और या सॉरी, विकारी में परिवर्तन होता है, अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसमें कौन होगा? अपन लिख सकते हैं समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये हो गया। और एक होता है संबंध बोधक। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। 4 हो जाएंगे। अभी यही चल रहा था मेरे दिमाग में, चौथा कौन सा होता है, तो कहीं कहीं थोड़ा सा दिमाग में लोड डाला, तो मुझे ध्यान में आया एक और रह गया है। तो पहला क्या था? अविकारी शब्द वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष या क्रिया के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। इन सबको मिला के हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन सभी शब्दों को शुद्ध भाषा में अव्यय बोलते हैं, जिनका कोई व्यय नहीं होता है, जैसे कोई, किंतु, परंतु, लेकिन। इस तरीके के जो शब्द होंगे वो अविकारी शब्द अव्यय में हो जाएंगे। एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रकार है जो तीसरा, वो पढ़ते हैं। तो अब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन। इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट जो है उद्गम के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो प्रकार है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, या उत्पत्ति के आधार पर। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, जिन्हें हमने जैसे लिखा है वैसा वैसा लिखना है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। उनको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट, जैसे इसका पूरा पूरा एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो यहां नाम वापस एक बार लिख लेता हूं। 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, और हमने जो नाम लिखा है वो का वही लिख लेना है आपको। चारों प्रकार के कौन है? तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। पीछे शब्द लिख लेने हैं इस तरीके से। और एक जो आएगा अर्थ के आधार पर आएगा, उसको भी ठीक वैसे ही लिखना है, क्योंकि सबको विस्तृत रूप से अपन बाद में भी पढ़ेंगे। इसलिए अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से लिख लेते हैं?
एक है पर्यायवाची जिसे समानार्थी, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी, ये हमें लिख लेने हैं। ये तो वैसे के वैसे लिखने हैं जैसे पहले हमने लिखे थे, परंतु इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि तत्सम विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। 63 यहां से प्रश्न बनते हैं, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। अविकारी विकारी भी विस्तार से पढ़ने हैं, परंतु एक बार के लिए इन्हें इसलिए आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अपना अपना एक एक चैप्टर बना सकते हैं ऐसे शब्द हैं, इसलिए इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। यहां तक मित्रों आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, हमने पढ़ भी लिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक पूरा अलग भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें पढ़ना है संज्ञा, यानी विकारी शब्द के अंदर, यानी कि लिंग, वचन, काल और पुरुष के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन आएगा। तो मित्रों आइए अपन संज्ञा शुरू करते हैं, एक बहुत बड़े भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं मित्रों। हालांकि ये परिभाषा है, आप खुद भी जानते हैं परीक्षा में नहीं आती है, लेकिन एक हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए या चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। संज्ञा किसे कहते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं, बाकी जनरली आप ये नहीं सोचें कि मुझे पूछ लेंगे कक्षा 5 में आती है संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपकी संज्ञा की परिभाषा नहीं आएगी, उदाहरण आ सकते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी है, सर्व जगत में जो कुछ भी है जिसका नाम है वे सब संज्ञा कहलाएंगे। सर्व जगत में जो कुछ भी है वे सभी जिसका नाम है वे सब क्या है, संज्ञा है। सम धन ज्ञा से बना हुआ एक शब्द है, सम धन ज्ञा से बना हुआ है, संज्ञा कहते हैं इसे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, ये तो सबको याद है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह आपको छोटी कक्षाओं में भी पढ़ाया होगा, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। इसके उदाहरण जैसे कि नॉर्मली ले लेते हैं, वस्तु, व्यक्ति का नाम ले लो, वस्तु का नाम ले लो, मैं लिख लेता हूं कोई बात नहीं है। व्यक्ति जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव। यहां मित्रों एक बार मैं लिख लेता हूं, किसी का भी नाम लिख लें यहाँ पे, जैसे हमने यहां लिख लिया गीता, व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। वस्तु में मैंने लिख दिया, मेरे हाथ में पेन है इसलिए कलम लिख लेते हैं अपन। स्थान जैसे अपन ने उदयपुर ले लिया, यहाँ पे प्राणी में अपन ने गाय ले ली, और भाव में मैंने लिख लिया गुस्सा, स्नेह। इस तरीके से एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी चलिए मैं एक बार इसके प्रकार लिखवा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आप बाद में स्क्रीनशॉट लें। संज्ञा किसे कहते हैं, सम धन ज्ञा से बने हुए शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। संज्ञा के प्रकार 5, वैसे तो जनरली 3 होते हैं। संज्ञा के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होंगे, व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, तीसरा हो जाएगा भाववाचक, और नेक्स्ट में मित्रों क्या हो जाएगा, 2 अन्य और होते हैं, 2 अन्य प्रकार। 2 अन्य प्रकार में क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा समूहवाचक और एक हो जाएगा पदार्थ या द्रव्यवाचक। ये इसके 5 प्रकार होते हैं। अब आप मित्रों कंफ्यूज रहेंगे कि मैं परीक्षा में कितने प्रकार लिखूं, कि भाई मुझे मिला संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5, 2, 3, तो 5 आया तो आपको 5 करना ऑप्शन में, 3 और 5 दोनों एक साथ आ गए तो क्या करना है, आपको 3 करना है, सॉरी 5 करना है, 3 नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि सामान्यतः 3 होते हैं लेकिन 2 एक्स्ट्रा भी होते हैं, इसलिए 5 करना है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है आपको, कहीं ये कंफ्यूजन नहीं होना, 3 और 5 दोनों साथ में है, 5 करना है। और
अगर 3 और 5 में कोई एक है तो जनरली अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपने को पता लग जाएगा 3 या 5 में क्या करना है। 3 और 5 दोनों एक साथ में तो 5 करना है, बाकी के जनरली टाइम में तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। को हटा दें। और एक ये आज एक ही प्रकार हो पाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। बाकी के ये 3 जो चारों 5 हैं, सॉरी ये चारों जो बीच बचे हुए हैं, इन्हें हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इसको मैं एक बार हटा दूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, पहले प्रकार का जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में परिभाषा में बता देता हूं आपको, हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला है परिभाषा आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप किसी कक्षा 5 या 6 के स्टूडेंट नहीं है, तो आपसे परिभाषा पूछेंगे। फिर भी मैं बता दूं, किसी व्यक्ति और विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी, भावों के नाम को क्या कहते हैं, या विशेष व्यक्ति, तो व्यक्ति तो सारे विशेष ही है। ध्यान रखना, व्यक्तियों के नाम सारे बदले, कोई भी हो, आम आदमी हो या कोई बड़े से बड़े प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी हो, उसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, विशेष वस्तु या विशेष जो सारी चीजें होगी, सारी किसमें आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अब परिभाषा नहीं लिखवा के मैं सीधा आपको बता दूं व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम पहचान कैसे करेंगे। तो पर्वतों के जितने नाम होंगे, पर्वतों, पहाड़ों, पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, ऐसे याद करना पड़ेगा। और पहाड़ कौन से, जैसे अपने को लिख लिया अरावली पर्वत श्रृंखला, इस तरीके से। जैसे अपने को लिख लिया बहुत सारे, जैसे अपने पर्वत है, जैसे सिरोही में माउंट आबू है, इस तरीके से पहाड़ों पर्वतों के नाम इसमें आ जाएंगे। उसके बाद झीलों के नाम, झील कौन सी, अपने उदयपुर में जैसे फतेह सागर है, इस तरीके से बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान में और भारत में या दुनिया में, उन सब झीलों के नाम। उसके बाद समुद्रों के नाम, उसके बाद क्या हो सकता है, पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, झीलों के नाम, समुद्रों के नाम और धार्मिक किताबों के नाम। पहले महाद्वीप लिख लेते हैं, महाद्वीपों के नाम, द्वीपों के नाम, पठारों के नाम, मैदानों के नाम, ये सारे किसमें जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो एक बार ये केवल हमने लैंडस्केप एक तरह से ले रखे हैं। तो पर्वतों के नाम हो गए, पहाड़ों के नाम हो गए, झील, समुद्र, तालाब भी हो सकते हैं, महाद्वीप हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं। साथ में अपन लिख सकते हैं शहरों के नाम, शहर, झीलें, झीलों के नाम, शहरों के नाम, झीलों के नाम, तहसीलों के नाम, तहसीलों के नाम, तहसीलों के नाम के साथ में और क्या आ सकता है अपना, देशों के नाम, राजधानियों के नाम, राजधानियों के नाम, यहां तक हो गया। फिर आ जाइए आप समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्र, साथ में आ जाएगा आपका दिन, वार, कोई दिन और वार एक ही बात है, महीने, महीनों के नाम। उसके बाद आ जाएगा हमारा दिशाओं के नाम, उसके बाद ग्रह, नक्षत्र, तारों के नाम, तारों के नाम। उसके बाद आ सकता है धार्मिक किताबों या विशेष बुक्स के नाम, धार्मिक या विशेष किताबों के नाम। इस तरीके से बहुत सारी चीजें और भी है, लेकिन हमें एक अनुमान लग जाना चाहिए छोटा मोटा कि हमारा ये किसके अंदर जा रहा है। उसके बाद व्यक्तियों के नाम तो है ही है, व्यक्तियों के नाम। उसके बाद जैसे कि अपन लिख सकते हैं गाय, लेकिन गाय के अंदर कौन सी गाय, जो विशेष प्रकार की है, कामधेनु, इस तरीके से नाम आएगा तो कामधेनु गाय होगी और इस तरीके से नाम आएंगे। और अपन लिख सकते हैं होली बुक्स, होली बुक्स लिख दी क्या, धार्मिक किताबें लिख दिया होगा, कहीं देख लेता हूं एक बार मैं, कहाँ लिखा है, धार्मिक या विशेष किताबों के नाम हो गए, व्यक्तियों के नाम हो गए, वर्ष के महीने को नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए, समाचार पत्रों के नाम हो गए, दिशाओं के नाम हो गए, ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, राजधानियां हो गई, देश हो गए, तहसील हो गए, जिले हो गए, शहर हो गए। उसके बाद झील, ये वाली जिले है ना, ये जिले तो
हमारे राज्य के अंदर होते हैं, और ये जिले हालांकि दोनों ही राज्य के अंदर होते हैं, परंतु ये एक विशेष छोटे से हिस्से को या बड़े हिस्से को देते हैं, और ये पानी का भरा हुआ भाग है तो उसको जिले कहेंगे। समुद्र हो गए, महाद्वीप हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक किताबें, सॉरी ऐतिहासिक युद्ध, किले, दरवाजे, खिड़कियां, इस तरीके के जो शब्द होंगे जो आएंगे वो भी किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आप पूछेंगे किले कौन सा हुआ, लाल किला हो गया, चित्तौड़ का किला हो गया, इस तरीके से। दरवाजे कौन से हो गए, तो इंडिया गेट हो गया, अजमेरी गेट हो गया, इस तरीके से। बलीची खिड़की हो गई। व्यक्ति तो सारे जितने भी किसी का भी नाम हो सारे उसी में आएंगे। धार्मिक किताबों में जैसे हिंदुओं की हो गई रामायण हो गई, गीता हो गई, मुसलमानों के कुरान हो गई, बाइबिल हो गई, इस तरीके से बहुत सारी किताबें। विशेष किताबों के अंदर भी बहुत सारी किताबें हो सकती है, जैसे किसी बड़े महापुरुष ने कोई किताब लिखी तो वो उसी के अंदर आ जाएगी। उसके बाद समाचार पत्र में जैसे राशन पत्रिका हो गई, भास्कर हो गया, बहुत सारे ऐसे है ना, एक दो नहीं। उसके बाद न्यूज चैनल के नाम हो गए, बहुत सारी चीजें। वो थोड़ा सा हमें अपना आइडिया बनाना पड़ेगा। एक ये तो केवल एक दिशा है जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के नाम हो गए, दिशा जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान कोण, इस तरीके से बहुत सारी दिशाओं के नाम है ना, 4 ही नहीं याद कर ले। महीने हो गए, वार हो गए, दिन हो गए, समाचार पत्रों के नाम हो गए, शहरों के नाम हो गए, जिलों के नाम, तहसीलों के नाम, देशों के नाम, राजधानियों के नाम। अब राजधानी कौन कौन सी होगी, दिल्ली हो गई, जयपुर हो गई, इस तरीके से। उसके बाद पर्वतों के नाम हो गए, पहाड़, जिले, ये सारे किसके अंदर आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। तो मित्रों आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस क्लास को आज की हम यहीं पे एंड करते हैं। और क्लास आपको समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं। तब तक के लिए जय हिंद, और अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।